हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एम्स और सीआईएसएफ की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपको जनरल फार्माकोलॉजी की 4 क्लासें करा दी हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, जिसमें मैंने आपसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने आपको एक क्लास और प्रोवाइड की है, जिसमें मैंने मेटाबॉलिज्म को आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री के अप्रोच से एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स, ब्रेन डेस्क ईडीयू आपके लिए लगातार लगा हुआ है और लगातार आपको हम क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे ऐप ब्रेन डेस्क ईडीयू पर आपकी लाइव क्लासें भी चल रही हैं। आप वहां से रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। साथ साथ में वहां पे हैंड रिटन नोट्स पड़े हुए हैं और इस तरीके की नोट्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बस आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं सोचना है। इस बार सारी चीज़ें आपके पास हैं, सारी चीज़ों को आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। बस आप अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी जो लास्ट क्लास थी यहाँ पे जनरल फार्माकोलॉजी की, उसमें मैंने आपसे मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को प्रॉपर डिस्कस कर लिया और वहाँ से आपका जो फार्माकोकाइनेटिक था, हमने फार्माकोकाइनेटिक को पूरी तरीके से पढ़ लिया। फार्माकोकाइनेटिक को हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, पढ़ लिया, ठीक है। हम जनरल फार्माकोलॉजी को जब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना भी होगा, जो हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से स्टूडेंट्स ग्राफ बेस्ड टाइप भी क्वेश्चन मिलेंगे और आपको पता लगाना होगा कि ये किस तरीके के क्वेश्चन है, कहाँ पे यहाँ पे। अभी तो मैंने आपको एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट नहीं पढ़ाया है, तब मैं आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस आपके एएयूसी, कुछ आपके टीडीएम से भी रिलेटेड आपकी एमसीक्यूज होगी। जिस क्लास को आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आप ग्राफ को सॉल्व करेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इस तरीके की स्टूडेंट्स पढ़ाई करनी है। कोलॉजी में बिल्कुल भी लैक नहीं करना है। बहुत ही जल्द हम आपके लिए सुटिक्स की भी क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। सुटिक्स को भी हम स्टैंडर्ड बुक के रेफरेंस से ही पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक से ही नोट्स बनाएंगे और उन्हीं को हम समझेंगे और सही तरीके से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारी जो क्लास है आज की, वो है स्टूडेंट्स फार्माकोडायनामिक्स की, ठीक है। अब बेसिकली फार्माकोडायनामिक्स होता क्या है, सबसे पहले देखिए। वो स्टूडेंट्स, पहली बात तो मुझे लगता नहीं होगा कन्फ्यूज़न, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न यहाँ पे रहती है तो देखिए, फार्माकोडायनामिक्स में डी आता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होगा। ऐसे आप याद रख सकते हो, स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी, ठीक है। क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट बोले तो डी से क्या होता है? ड्रग, समझ रहे हैं आप? तो ड्रग टू बॉडी, समझ रहे हो ना? ऐसे याद रखो। जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी। और जब फार्माकोकाइनेटिक पढ़ते हो तो क्या करते हो? बॉडी टू ड्रग के लिए पढ़ते हो। बात आ रही है आपको समझ में? तो याद रखोगे, जहां पे डी दिख जाए वहां पे ड्रग टू बॉडी जाता है। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई आपकी एक सिंपल डेफिनेशन। किसकी हो गई? फार्माकोडायनामिक्स की। क्या हो गया? शरीर पर दवाओं के प्रभाव का अध्ययन। क्या हुआ? शरीर पर दवाओं के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्माकोडायनामिक्स। और फार्माकोडायनामिक्स में इन्वॉल्व क्या क्या होता है? देखिए, फिजिकल, केमिकल मैकेनिज्म और एंजाइम इनहिबिशन और रिसेप्टर, ये 4 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम यहाँ पे समझेंगे। एंजाइम इनहिबिशन का क्या कॉन्सेप्ट है? कौन से रिसेप्टर्स पे कॉन्सेप्ट है? रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी में, जिन पे जाके ड्रग बाइंड करके अपने इफेक्ट को शो करती है। देखिए, थोड़ा समझिए। फार्माकोकाइनेटिक आप पढ़ रहे थे, मतलब क्या है? आपने ड्रग को लिया, आपके बॉडी में गई, उसके बाद आपकी बॉडी में ड्रग जाने के बाद, एब्जॉर्ब होने का, तो डिस्ट्रीब्यूट होती है और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपके बॉडी में जो डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर जाके क्या होती है? आपकी ड्रग स्टूडेंट्स बाइंड करती है। कहानी वही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा हम क्या करते हैं? अलग अप्रोच को अपनाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि होता क्या है बेसिकली, किस तरीके से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई, कैसे रिसेप्टर पर बाइंड हुई, किस रिसेप्टर पर जाके बाइंड होती है, या क्या उसमें कहानी होती है। इस कहानी को हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, अगर आप फार्माकोडायनामिक्स को पढ़ते हैं तो फार्माकोडायनामिक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन हम पढ़ते हैं। आप केडीटी की बुक उठाएंगे तो केडीटी की बुक में आपको ये चीज़ वहाँ पे डायरेक्ट लिखी हुई मिली है, जिसको मैंने यहाँ पे समराइज वे में आपके लिए एक्सप्लेन कर रखा है। क्योंकि जब आप बुक उठाते हो तो आपको लगता है बहुत लेंदी है और आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, ठीक है। हम आपको चीज़ें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको शॉर्ट में ही चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं वो आप अपने पास, मैं आपको कहता हूँ, आप अपनी कोई भी रेफरेंस बुक, केडी त्रिपाठी, स्पर्श गुप्ता, इस तरीके की बुक्स भी आप अपने पास रख सकते हैं जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं? आप हमारे नोट्स को ही मेरे ऐप ब्रेन डेस्क ईडीयू से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन करते हैं प्रिंसिपल। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन होते कितने हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। कितने होते? 1 2 3 4 5। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, कितने टाइप्स का होता है, तो कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो आपका होता है स्टूडेंट्स, वो होता है स्टिमुलेशन, उत्तेजित करना। समझ रहे हो आप?
डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब बोले तो दमन, बोले तो नीचे, समझ रहे हो ना आप, किसी चीज को रिड्यूस होना। इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब क्या होता है, जलन या चिड़चिड़ापन हो जाना, ठीक है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश दोनों हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है प्रतिस्थापन, और यहाँ पे क्या होता है साइटोटॉक्सिक एक्शन, जिसको क्या बोलते हैं कोशिका विनाशक क्रिया। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, बाकी अभी जब आप धीरे धीरे आगे पढ़ते चले जाओगे तो आपको खुद ही ये समझ में आ जाएगा स्टिमुलेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इरिटेशन क्या होता है, रिप्लेसमेंट क्या होता है, साइटोटॉक्सिक एक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टिमुलेशन को यहाँ पे पढ़ते हैं। स्टिमुलेशन का मतलब होता है एनहेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी, समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो रही, एक्टिविटी एनहेंस हो रही, ठीक है। और डिप्रेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन ऑफ एक्टिविटी, ये चीज आपको याद रखनी है। स्टिमुलेशन में क्या हुआ, एनहेंसमेंट हो रहा है, और डिप्रेशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इरिटेशन में क्या हुआ, कोई नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, कोई इफेक्ट आपकी वजह से क्या हो सकता है, जैसे आपने कोई ड्रग ली, आपके रिसेप्टर बाइंड के, तो आपको जलन सी इस तरीके से महसूस होने लगे, तो वो क्या होता है, एक तरीके से इरिटेशन होता है। रिप्लेसमेंट, इसमें क्या होता है, यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स और कंजेनर्स को, ठीक है, इसमें क्या करते हो आप, किसको यूज करते हो, नेचुरल मेटाबोलाइट्स को, और कंजेनर को यूज करते हो किसमें, रिप्लेसमेंट प्रोसेस में। और जो आपका साइटोटॉक्सिक होता है, इसमें क्या होता है, आप जानते ही हो साइटोटॉक्सिक एक्शन को, जब आप कैंसर पढ़ोगे, अभी अनमोल सर आपको बहुत ही जल्द कैंसर भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको ये देखने मिलेगा कि किस तरीके से सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे किस तरीके से आपका साइटोटॉक्सिक एक्शन वर्क करता है। जल्दी से आपकी एचएपी की क्लास में स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे कैंसर आपको पढ़ने को मिलेगा। सर अभी आपको सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो जिस तरीके से सेल के बारे में पढ़ा रहे हैं, सेल से एसोसिएटेड होता है आपका कैंसर, तो कैंसर की क्लास भी वो आपको साथ साथ में ही करवा देंगे, जिससे क्या है कि आपको कैंसर बहुत ही विधिवत समझ में आ जाए। और मैं जब आपको करवाऊंगा कैंसर, तो वहाँ पे मैं आपको ड्रग के फॉर्म में करवाऊंगा कि कौन सी ड्रग किस किस स्टेप पर यहाँ पे वर्क करती है। क्या करोगे आप, वहाँ से अपने नोट्स बनाइए, यहाँ से मैं आपको पढ़ाऊंगा जब, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे ड्रग के हिसाब से पढ़ना है, और साथ साथ में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री को तो कवर करेंगे ही करेंगे। तो क्या करना है, आप देख रहे हो एक चीज़ों के साथ साथ, एक दो क्लासों के साथ साथ आपके न जाने कितने कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कराने की कोशिश करें, ठीक है। बस आप पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए, ठीक है। अब यहां पे आता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स प्रोसेस में ही हम क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो अभी यहाँ पे क्या लिखी हुई है स्टूडेंट्स, कुछ ड्रग्स लिखी हुई हैं और उनके क्या लिखे हुए हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लेकिन मैं अभी आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इनको आप याद करें या इनको आप पढ़ें, इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अभी तो आप आगे बढ़ोगे। अभी तो जब मैं आपको कोई भी ड्रग पढ़ाऊंगा तो उसमें तो सीधा सा सीधा है कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, यहाँ पे ड्रग एक्शन तो पढ़ाऊंगा ही, मैकेनिज्म तो उस ड्रग की पढ़ाऊंगा ही, तो यहाँ से क्या है चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। बस एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर इस जगह समझ लीजिए कि बल्क लैक्सेटिव क्या होता है एज अ फिजिकल मास, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे मैं एक दो आपसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो आपका क्या होता है, डाइमेथिकॉन, फिजिकल फॉर्म, ओपेसिटी, ऐसे आप याद कर लो, ठीक है। अभी जस्ट एंटासिड है, क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन कर देता है किसका, गैस्ट्रिक एसिड का। अब कैसे ये करते हैं, क्या मैकेनिज्म होती है, अभी ये तो एक जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखी हुई है। आप किसी भी ड्रग का नाम ले लो, आप मेथोट्रेक्सेट उठा लाओ, ठीक है, आप साइक्लोफॉस्फेमाइड उठा लाओ, तो ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल इस जगह पे लिख सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसको सेमेस्टर का एग्जाम देना है, तो वो इस जगह पे जरूरी नहीं है कि आप यही ड्रग उठा के रखो, आप जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा है आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेसना, इसको जब हम पढ़ाएंगे आपका क्या एंटी कैंसर, वहां पे मैं दिखाऊंगा आपका कैसे मेसना किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ साइक्लोफॉस्फेमाइड कहाँ मेसना, जस्ट आपको मैंने हिंट दे दी, वहां पे बताऊंगा मेसना। और मेसना से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम में, चाहे आपका डीआई का एग्जाम हो, चाहे आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, इस मेसना से क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। और जीपैट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये एक तरीके का ड्रग एक्शन मॉडल है। होता क्या है, कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रही, क्या करेगी, रिस्पॉन्स को शो करेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। क्या करती है, टारगेट जो आपका उसका प्रोटीन पे, जो उसका टारगेट प्रोटीन पे, उस पे जाके बाइंड करती है, फिर अपने डिफरेंट क्या करती है, रिस्पॉन्स को शो करती है। अब यहाँ पे कितने तरीके के आपके टारगेट्स हो सकते हैं, जहाँ पे जाके ड्रग रिसेप्टर पर जाके ड्रग बाइंड करती है, या जो कौन कौन टारगेट्स पर करती है, तो आप में वो रिसेप्टर हो सकता है, एंजाइम से भी होता है, आयन चैनल होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। इसको भी डिटेल में समझेंगे कि क्या है, रिसेप्टर की कहानी क्या है, एंजाइम की कहानी क्या है, और आयन चैनल की कहानी क्या है, और ट्रांसपोर्टर की कहानी क्या है। स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी चीज़ थी, इस चीज़ को आपने यहाँ पे क्लियर किया। एक मैं यहाँ पे पते की चीज़ आपको बताता हूँ, जो आपको हो सकता है एग्जाम में लिख के आ जाए और वहाँ पे ऑप्शन आपको लिखा मिले, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक है, या वहाँ पे सिनर्जिज्म एंटागोनिज्म टाइप में आपको कोई कंफ्यूज कर रहा हो, और या आपको ऑप्शन दिया हो टैकीफाइलेक्सिस, टॉलरेंस, इस तरीके से आपको क्या दिया हो, एक क्वेश्चन हो, वहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, वो आपको इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट में लाइन क्या देंगे, ये तो सर आपने बताया ही नहीं। तो स्टेटमेंट में लाइन ये दे सकते हैं, ये समझिए जरा, ये लाइन क्या लिखी है, मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्शन, ठीक है, किसका,
मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्शन ऑफ वन ड्रग बाय अनदर ड्रग। ठीक है, समझ रहे हो क्या? एक ड्रग का मॉडिफाई हो जाए एक्शन किसकी वजह से? दूसरी ड्रग की वजह से। ये भी एक प्रोसेस आपका किसका होता है? ये भी आपका प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, फार्माकोडायनामिक्स का प्रोसेस होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी नोटबुक में या आपने के नोट्स में कहीं पर भी ये लाइन मेंशन नहीं है तो प्लीज़ इसको मेंशन कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन सकता है। ऐसे ही क्वेश्चंस कभी कभी हमसे पूछ दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स पूरा पढ़ लेते हैं हम सब कुछ। मैंने यही कहा था आपसे, ये क्वेश्चंस होते हैं, इनको बोलते हैं गैप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। जब हमने थोड़ी स्टडी जो होती है हमारी लैक होती है तब हम ये नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हो? और हमने क्या है, हम लैक को ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हम गैप को ढूंढ रहे हैं, और गैप को जब ढूंढेंगे, गैप को फिल करेंगे, आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये चीज़ आई होप मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे जो चीज़ लिख रखी है, यहाँ पे 4-5 चीज़ें, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये भी समझ में आ गया होगा, ड्रग है, रिसेप्टर पर जाके बाइंड की, एंजाइम पे जाके बाइंड की, क्या कर रही, रिस्पॉन्स हो कर रही। अब कैसा रिस्पॉन्स हो कर रही, कैसा नहीं कर रही, उस चीज़ से अभी हमें मतलब नहीं होना चाहिए। उसको हम थोड़ा आगे समझेंगे कि किस चीज़ से हमें मतलब है, इसके ज़्यादा इफेक्ट से हमें मतलब है या इसके कम इफेक्ट से मतलब है। ठीक है, चलिए अब जरा इस जगह पे ये भी समझ लेते हैं। अभी वहाँ पे जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था, ड्रग एक्शन के साइड में जो ह्यूमन मॉडल बना हुआ था, देखिए 4 मेजर टाइप्स के क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, बायो मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स होते हैं ड्रग एक्शन के। कौन कौन से होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कौन सा होता है, एंजाइम टारगेट्स होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आयन चैनल टारगेट होता है। तीसरा क्या होता है आपका, ट्रांसपोर्टर टारगेट होता है। और लास्ट वन आपका क्या होता है, रिसेप्टर टारगेट्स होता है। कितने टाइप्स के हो गए? ये आपके 4 टाइप्स के हो गए। क्या? आपके माइक्रोमोलिकुलर टारगेट्स। अब जरा इसको समझते हैं स्टूडेंट्स, एंजाइम टारगेट क्या कहता है। एंजाइम टारगेट की बात को समझिए। एंजाइम टारगेट पे क्या होता है, कोई भी सबस्ट्रेट आके आपका एंजाइम पे बाइंड कर रहा है, तो इस सबस्ट्रेट और एंजाइम क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कोई प्रोडक्ट को बना देंगे, मतलब अपने इफेक्ट को शो कर देंगे। जो हमें इफेक्ट चाहिए वो हमें मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इनहिबिटर क्या करेगा, इनहिबिटर आएगा, इसके ऊपर बैठेगा और क्या करेगा, इसमें जो भी इफ प्रोडक्ट बन रहा हो उसको ये क्या करेगा, नहीं बनने देगा। समझ गया? ये कहानी किसमें हो गई, आपके एंजाइम टारगेट्स में। चलिए आयन चैनल टारगेट में क्या होता है। ठीक है, अब आइए, कोई ड्रग जो एज अ ब्लॉकर की तरह वर्क कर रही है, वो क्या करेगी, जो आपका आयंस हैं उनके प्रभाव को क्या कर सकती है, उनके प्रभाव को रोक सकती है। समझ रहे हैं आप? ओपनर क्या करेगा, जो यहाँ पे प्रभाव को ये रोक रहे थे उसको क्या कर देगा, ये फिर से ओपन कर देगा। तो हमारे आयंस क्या होंगे, बॉडी के अंदर जो आपके मेम्ब्रेन है उसमें आराम जाने लगेंगे। तो बात आप समझ गए, ब्लॉकर का मतलब उसको ब्लॉक करना, ओपनर का मतलब उसको जो चैनल है उसको ओपन कर देना। ठीक, ट्रांसपोर्टर टारगेट्स क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे क्या करता है, सबस्ट्रेट है यहाँ पे बाइंड कर गया। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या है, ये आपका अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन इन्वर्टर ने क्या किया, इन्वर्टर आके यहाँ पे बैठ गया, तो जो इसका फ्लो था अंदर वो यहाँ से क्या करेगा, ये जाने ही नहीं देगा। समझ रहे हो? तो सबस्ट्रेट को जाना था, एक सबस्ट्रेट को ऐसे समझ लेते हैं, जो हमारे इन्वर्टर का मतलब है रोकना, और सबस्ट्रेट जो हमारा था जिसको अंदर जाना था या हमारी सेल के अंदर एंटर करना था। बात समझिए, जैसे ऐसे समझो, हिंदी में पढ़ो इसको। दवाएं ट्रांसपोर्टर को रोकती हैं या सबस्ट्रेट से क्या करती हैं, प्रतिस्पर्धा करके अणुओं के परिवहन को क्या कर देती हैं, बाधित कर देती हैं। बात आई आपको समझ में? ठीक है, तो जस्ट एक आप ऐसे देख लीजिए, सबस्ट्रेट बैठा, बॉडी के अंदर वो चला गया, लेकिन इन्वर्टर ने क्या किया, उसको रोक दिया। ठीक है, चलिए रिसेप्टर टारगेट्स पर क्या होते हैं, आपका एगोनिस्ट हो गया, आपका कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट या नॉन कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट कोई भी है। ठीक है, एगोनिस्ट क्या है, यहाँ पे बाइंड किया तो क्या किया, उसने उसके एक्शन को फैसिलिटेट किया, कोई रिस्पांस दिया, और उस रिस्पांस को अगर आपको रोकना है तो आपने क्या किया, यहाँ पे एंटागोनिस्ट दे दिया। एंटागोनिस्ट जाके यहाँ पे बैठ जाएगा, एगोनिस्ट को बैठने ही नहीं देगा वो। तो क्या होता है, जो हमें रिस्पांस चाहिए था वो रिस्पांस फिर नहीं मिलता है। ऐसे होता है। ठीक, समझ गए आप? अभी कहानी को समझाएंगे आगे। एगोनिस्ट क्या होता है, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, +1 0 कहाँ आता है, -1, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। बस आप जुड़े रहिए और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से समझते रहिए। ठीक है, चलिए एक चीज़ और यहाँ पे लिखी हुई है, छोटा सा लिखा हुआ है बट आप समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। ड्रग एक्ट बाई, समझते जाइएगा, इंटरेक्टिंग विद स्पेसिफिक बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स इन द बॉडी। क्या कह रहा है कि आपकी जो ड्रग है वो क्या कर रही है, आपके बॉडी जो है, आपके बॉडी में कोई भी अगर माइक्रोमोलिकुलर, क्या मतलब हुआ, आपका कोई भी रिसेप्टर यहाँ पे जो आपका क्या है टारगेट्स है, आपका एंजाइम पे या आपके आयन चैनल पे या ट्रांसपोर्ट पर या रिसेप्टर पर क्या करती है, अगर वो इंटरेक्ट करती है, कहाँ पे, उसकी स्पेसिफिक साइट पर क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, तो वो क्या कर सकती है, इनहिबिट कर सकती है। समझ रहे हो आप? क्या कर सकती है, देखिए थोड़ा सा आपको क्लियर करते हैं, क्या कर सकती है स्टूडेंट्स, देखिए क्या कर सकती है वो, देखिए क्या कर सकती है, इनहिबिट कर सकती है। ये देखिए
इनहिबिट कर सकती है, एक्टिवेट कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, ओपन भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है टारगेट्स को, ठीक है। लेकिन क्या चाहिए उसको, डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए वो कुछ भी कर सकती है। क्या कर सकती है, इनहिबिट कर सकती है, एक्टिवेट कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, ओपन कर सकती है, टारगेट को मॉडिफाई कर सकती है, बस थेराप्यूटिक इफेक्ट चाहिए मेरे भैया। तो बात आ गई आपको समझ में, ड्रग आपका कुछ भी कर सकती है आपके टारगेट्स के ऊपर, ठीक है, समझ गए आप। उसको एक्टिवेट कर दे, उसको इनहिबिट कर दे, कुछ भी कर दे। अब भैया कौन सी ड्रगें ऐसी हैं जो इनहिबिट करेगा, कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो एक्टिवेट करेंगी, कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो ब्लॉक करेंगी। अब धीरे धीरे कहानी को आगे समझते जाएंगे और ड्रग्स को पढ़ते जाएंगे, वहां पे आपको बताऊंगा कहां मैंने बताया था इनहिबिट। अब आप बताइए, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अपने आप से एग्जाम्पल आके तुरंत जोड़ोगे, कौन सी ड्रग इनहिबिट करती हैं, कौन सी ड्रग एक्टिवेट करती हैं। और हम आपको क्या करेंगे, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसकी ट्रिक आपको करवा देंगे। आपको क्या है, बहुत सारी ड्रग होंगी, आपको पता चल जाए हाँ ये ड्रग इनहिबिट करती हैं, ये ड्रग एक्टिवेट करती हैं, तो क्या हो रहेगा, ट्रिक के फॉर्म में याद हो जाएगा और क्या है, हमारा काम चल जाएगा। समझ गए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अब हम पढ़ लेते हैं पहले एंजाइम के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है, इस इतना जो ये लेंदी प्रोसेस लिखा हुआ है इस पे बस जस्ट समझने की बात है, इतना कोई इससे दिक्कत नहीं है। जस्ट मैं ऐसे ही देखिए रीड करूंगा, आपको समझ आ जाएगा ये है क्या। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या होते हैं जो आपके एंजाइम होते हैं। लगभग जितने भी एंजाइम होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कैटालिटिक इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बात आप समझ गए, ठीक है। कैटालिटिक इन्फ्लुएंस होता है एंजाइम का, ये बात आपको क्लियर होगी और आपने हमेशा से पढ़ी होगी, ठीक। तो लाइन आपको क्लियर हो गई। अब जरा यहाँ आइए, ठीक है, द स्टिमुलेशन ऑफ एंजाइम बाय ड्रग्स दैट आर ट्रूली फॉरेन सब्सटेंस। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन, इस लाइन को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स। ये लाइन को मैं आपको इस लाइन को क्लियर करवाता हूं, पहले मैं इस लाइन को आपको क्लियर करवाता हूं। इस जगह पे ये लाइन क्या कहना चाहती है, एक मिनट रुकिए। जो ये आपको लाइन क्या कहना चाह रही है, ये वाली, इसको समझते हैं कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है, स्टिमुलेशन वाली लाइन, इसको समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां के लिए इंपॉर्टेंट है जब आपसे ये पूछा जाए इनमें से कौन सा गलत है या इनमें से कौन सा सही है, ऐसा लिख के आता है ना, आप देखते हुए कोई ऑप्शन तो पूछ देते हैं इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन नहीं है। तो अब आप इस लाइन को पढ़िए, स्टिमुलेशन ऑफ एंजाइम, ओके, बाय ड्रग्स, ठीक है, दैट आर ट्रूली फॉरेन सब्सटेंस इज अनयूजुअल। आप समझ रहे हो क्या, स्टिमुलेशन हो जाता है किसका, एंजाइम का, किसके द्वारा, फॉरेन मटेरियल के द्वारा हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस आपका क्या है, अनयूजुअल प्रोसेस है, ये ध्यान रखना। हो सकता है आपसे ये भी लिख के पूछ दे कि कहीं ये यूजुअल प्रोसेस तो नहीं, आपसे ऐसे पूछ सकता है कहीं ये यूजुअल प्रोसेस तो नहीं। अगर यूजुअल लिख के आ जाए आपके एमसीक्यूज में तो आप समझ जाइएगा भैया यूजुअल नहीं होता है, क्या होता है, अनयूजुअल होता है। इतना बड़ा ये रायता लिखने का यही यहाँ पे मतलब था कि इस लाइनों को भी आप क्लियर करते हुए चलिए। सीधा सा ये आपको आपके केडी त्रिपाठी की बुक में ये लाइन लिखी हुई है, समझ रहे हैं आप। एंजाइम के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं हम उसको ढील देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, अरे एंजाइम क्या है यार, रिएक्शन को क्या है, कैटालिटिक करता है, ये है, और ये समझ के हम अपने आप को सोच लेते हैं हमें तो सब कुछ पता है एंजाइम का। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, इन लाइनों पर भी उतना ही फोकस करना है। बात आ गई आपको समझ में। अब चलिए इतनी चीज हो गई क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे जो लिखी हुई है, एंजाइम स्टिमुलेशन इज रिलेवेंट टू सम नेचुरल मेटाबोलाइट्स ओनली, पायरिडॉक्सिन जो है वो क्या करता है, एज अ कोफैक्टर एंड इंक्रीज क्या कर देता है, डीकार्बोक्सिलिक एक्टिविटी। हो सकता है कई लोगों के या जो लोग स्टार्टिंग में फॉर्म उनकी ये चीज़ दिमाग से एकदम से ऊपर उड़ गई हो कि ये सर ने क्या बोल दिया कि भैया क्या कर दिया, एंजाइम स्टिमुलेशन है, पायरिडॉक्सिन कोफैक्टर इंक्रीज क्या एक्टिविटी। जब आप यहाँ पे पायरिडॉक्सिन के बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को कैसे वो इंक्रीज करते हैं अपने आप समझ में आएगी। जस्ट अभी एक एग्जांपल के तौर पे है और बुक का काम है भैया जहाँ पे जो चीज़ है उसको वहाँ पे तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो बुक वाले थोड़ी लिखेंगे कि इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे या इस चीज़ को पेज नंबर 434 पर इसका एग्जांपल लिखा है वहाँ से रेफर, फिर बुक का मतलब ही क्या रहा। तो उनका लिखने का ये मतलब है। अभी आप इतना सीखिए कि कोई पायरिडॉक्सिन एक चीज़ है वो क्या करती है, डीकार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। बहुत लोड नहीं लेना है, पायरिडॉक्सिन जिस टाइम पढ़ेंगे उस टाइम क्लियर करवाऊंगा कि डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कैसे बढ़ जाती है, समझ रहे हो आप। ऐसे ही एक एग्जांपल इसका और लिखा है, क्या लिखा है, एड्रेनालिन क्या कर देता है, स्टिमुलेट करता है किसको, हेपेटिक ग्लाइकोजन जो आपका फास्फोराइलेज होता है किसके, बीटा रिसेप्टर के एंड साइक्लिक एएमपी। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोग जो पढ़ चुके होंगे ठीक है, उसको तो भैया पता है कि बीटा रिसेप्टर क्या है, समझ रहे।
अब जो फर्स्ट टाइम यार पढ़ रहा है फार्माकोलॉजी, और जिसको फर्स्ट टाइम जो फार्माको डायनामिक्स या फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहा है, जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रहा है, उसको यार क्या पता यार बीटा रिसेप्टर कहाँ होता है, समझ रहे, उसको क्या पता साइक्लिक एएमपी क्या होता है। तो जब हमारा टर्न आएगा, जब हम आपको अभी क्या पढ़ाएंगे, जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे इस जगह पे एड्रेनलिन की बात है, जब हम आपको सिंपैथेटिक सिस्टम वहां पे पढ़ा रहे होंगे, तब हम आपको बताएंगे एड्रेनलिन कैसे यहाँ पे ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज पर वर्क करती है। और ये चीज अभी मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये भी देखिए, जब आपका एड्रेनलिन का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको तब वहां पे बताऊंगा, और यहाँ पे ये कैसे वर्क कर रही है, क्या जीपीसीआर, कौन सा रिसेप्टर पर, ये अभी एंजाइम आने तो दीजिए, आगे आने तो दीजिए, रिसेप्टर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या रिसेप्टर्स हैं, तब तो हमें समझ आएगा भैया कि साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर कहाँ क्या जनरेट हो रहा। समझ रहे हैं आप, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, इसीलिए कहते हैं बुक में लिखी हुई लाइन को देखकर घबराया मत करिए, ये सोचा करिए कि ये कहाँ से रिलेट है और कब हम इसको पढ़ेंगे और कब हम इसको पढ़ के इसको एज ए एग्जांपल की तरह अपने यहाँ पे जोड़ पाएंगे। तो अभी आपका काम कितना है स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ आपका काम है कि सर ने कुछ हमें बताया था, क्या बताया था, एड्रेनलिन जैसी कोई चीज थी, वो क्या कर रही थी, बीटा रिसेप्टर पर बाइंड कर रही थी, और साइक्लिक एएमपी फला फला ऐसी कोई चीज थी जो सर ने मुझे एक बार कभी बताई थी। समझ रहे, यहाँ मैं आपको पूरी कहानी बता दूंगा, फिर भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कहाँ सर साइक्लिक एएमपी, फिर मैं आपको IP3 डैक बता दूंगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जिस दिन ये सारी चीजें हम रिसेप्टर को पढ़ेंगे तो उस दिन रिसेप्टर ही पढ़ना है, और उसी दिन हमें ये समझना है कि कहाँ पे भाई जी इनहिबिटर, कहाँ पे GI, कहाँ पे GS आएगा, तो वो उसी दिन। अब मैं इतना सारा बोल दिया, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा उसको नहीं समझ आएगा कि GS GI क्या है, तो थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही अभी आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों को समझते हुए चले जाएंगे। बस स्टूडेंट्स ये कतई नहीं सोचना ये लाइन हमें समझना ही, बस जस्ट ये 2 एग्जांपल लिखे हुए थे, ये मैंने आपको क्या किए हैं, बता दिए हैं, समझ रहे हैं आप, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि अरे मेरे कुछ उड़ गया मेरे दिमाग से, नहीं उड़ नहीं गया है, यही तो समझना है कि ये लिखा यहाँ है, लेकिन पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब हम मेन चीज़ को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ये जो इतनी कहानी लिखी हुई थी, इसको मुझे पता था कुछ लोगों के में भी हो सकता है थोड़ा दिक्कत करे। अब ये देखिए, यही जो एग्जांपल था अभी आपको देख रहे हैं, ये देखिए क्या था, जस्ट इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। सबस्ट्रेट है आपके पास, एंजाइम पे रिसेप्टर पर, आपका एंजाइम या रिसेप्टर किसी पे बाइंड किया, कॉम्प्लेक्स बना लिया, कॉम्प्लेक्स के बाद उसने क्या किया, प्रोडक्ट बोले तो अपना क्या किया, इफेक्ट शो कर दिया। समझ रहे हो आप, क्या किया, इफेक्ट शो कर दिया, ठीक है। अब ये कहानी जो अभी मैं वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर गया, जो आप में लाइन में लिखी हुई थी, वही बस जस्ट एज अ डायग्राम के फॉर्म में लिखिए। पाइरोडॉक्सिन क्या करता है, विटामिन B6 कैसे किसकी तरह वर्क करता है, कोफैक्टर की तरह वर्क करता है। अमीनो एसिड अभी उड़ गई होगी कहानी, ठीक है, कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट ये क्या कर देता है, ठीक है। अब समझिए, देखिए एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन गया, बीटा रिसेप्टर बाइंड, एड्रेनलिन साइक्लेज, CMP बढ़ा दिया, फास्फोराइलेज, ये ग्लाइकोजन स्टोर हो गया, ठीक है। अब क्या है ये, अभी तो नहीं समझ आ रहा है यार, तो ठीक है, कब समझ आएगा, जब भैया हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे रिसेप्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे ही रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, तुरंत आप जैसे ही ये स्लाइड पलटोगे, आपको एडेनाइल साइक्लेज, आपको क्या साइक्लिक एएमपी, आपको सब समझ आ जाएगा तुरंत ही, ठीक है। अभी दिमाग को ना लगाते हुए क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जितनी चीज अभी एक्सप्लेन करी, उस चीज का यहाँ पे थोड़ा सा समराइज वे में देख लेते हैं कि है क्या। एंजाइम क्या करता है, कैटलाइज करता है ऑलमोस्ट बायोलॉजिकल रिएक्शन को। सबकी फेवरेट लाइन है, जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे एंजाइम के बारे में, 12th में जितने भी बच्चे पढ़ के आए होंगे, या आपने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, या आप कर चुके हो B.Pharm, अलग बात है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, एंजाइम क्या करेगा, ऑलमोस्ट क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है। ड्रग कैन इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद स्टिमुलेशन का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फॉरेन मटेरियल के द्वारा अगर स्टिमुलेशन हो जाता है तो वो एक क्या है, यहाँ पे अनयूजुअल प्रोसेस है, अनकॉमन प्रोसेस है, वो वहाँ पे कॉमन नहीं है, ना ही वो यूजुअल प्रोसेस है। समझ रहे हो, स्टिमुलेशन क्या हो सकता है, अगर हो सकता है कोफैक्टर के द्वारा, बाया रिसेप्टर से, या अथवा सेकेंडरी मैसेंजर के, ठीक है। मुझे पता है, मैं आपको सारे सब एम्स का पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ, ये आपको सब कुछ आता होगा, लेकिन मैं ऐसा मान के चलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा काम है आपको हर एक चीज़ बताना, ठीक है। अभी जब इसका टर्न आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे सेकेंडरी मैसेंजर, कैसे यहाँ पे कोफैक्टर वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए, स्टिमुलेशन इंक्रीजेज एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट, केएम क्या है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड में इंक्रीज एक्टिविटी वाया एंजाइम इंडक्शन। अभी केएम की बात जो है, इसको अभी हम माइकलिस मेंटेन जो आपका रहता है, अभी आगे आने वाले टाइम पे अभी पढ़ा रहा हूँ इसी क्लास में, जब मैं अभी आपको एंजाइम इन्हिबिशन बता रहा हूँ, देखिए उसमें क्या है कहानी। चलिए अब पढ़ लेते हैं एंजाइम इन्हिबिशन का। स्टिमुलेशन आपको 2 चीज़ों के मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए थे, वो आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि यहाँ पे किस तरीके से पाइरोडॉक्सिन बुक कर दे रहा था, ठीक। और आपका क्या था, एक दूसरा एग्जाम्पल आपका किसका था, एक एग्जाम्पल आपका साइक्लिक एएमपी का था, ये आपने स्टिमुलेशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा। अब एंजाइम इन्हिबिशन में जरा पढ़ लेते हैं, सर एंजाइम इन्हिबिशन क्या होता है, सम केमिकल्स, ठीक है,
क्या करते हैं, बहुत सम केमिकल सम ड्रग्स क्या करती हैं, डीनेचर कर देती हैं। डीनेचर क्या कर देती हैं, प्रोटीन्स को निर्जर कर देती हैं और क्या करती हैं, एंड इनहिबिट कर देती हैं। क्या करते हैं, सम केमिकल्स डीनेचर कर देते हैं प्रोटीन को और इनहिबिट कर देते हैं। कैसे, नॉन सेलेक्टिवली। समझ रहे हैं आप, ठीक। उसके बाद ड्रग में एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम। अब ड्रग जो है, जो आपका एंजाइम है, उसको कैसे इनहिबिट करते हैं, तो उसको इनहिबिट करते हैं सर कंपेटिटिवली करते हैं, ठीक है। कंपटीशन में आके करते हैं, नॉन कंपटीटिव की तरह करते हैं और अनकंपटीटिवली करते हैं, ठीक है। सर आपने 3 चीजें बता दी, जरा इनको एक्सप्लेन भी तो कर दो कि यहाँ पे नॉन कंपटीटिव, कंपटीटिव और यहाँ पे अनकंपटीटिव होता क्या है। अब ये जरा लाइन लिखी हुई है यहाँ पे और ये लिखा हुआ हेडिंग कंपटीटिव इनहिबिशन, ये होता क्या है। सबसे पहले एक कंपटीशन है स्टूडेंट्स, ऐसे समझिए। मैं आपको बताता हूँ कंपटीशन क्या है, आप अपनी क्लास में ले लीजिए। 2 बच्चे हैं, ठीक है, सपोज करिए 2 स्टूडेंट्स है। एक स्टूडेंट्स ऐसा है जिसको क्या करना है, एग्जाम में पास हो। एक स्टूडेंट्स ऐसा है जो बहुत पढ़ने में तेज है, एक कम है। लेकिन जो कम है या आप ज़्यादा हो तो आपको बी फॉर्म में क्या करना है या डी फॉर्म में क्या करना है, भैया पास तो करनी है ना। बोले तो हमें रिजल्ट तक तो जाना ही है। कहाँ जाना है, रिजल्ट तक जाना है। बट कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, धीरे धीरे जाना तो सबको रिजल्ट तक है। एक होशियार बच्चा भी उसी रिजल्ट को पाएगा, होशियार बच्चा भी क्या करेगा, डिप्लोमा या डिग्री पाएगा। और एक जो कमजोर बच्चा होगा, मिलेगी उसको भी, हो सकता है उसके नंबर क्या हो, कम हो। बात समझना मेरी, हो सकता है उसके क्या हो, नंबर कम हो, लेकिन भैया डिग्री या डिप्लोमा तो उसके भी मिलेगा। जिसके 90% है उसको भी बोलोगे आपके पास बी फॉर्म की डिग्री या आपके पास डी फॉर्म का डिप्लोमा है, या जिसके 74% आए होंगे उसके पास भी सेम चीज़ है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों लोगों के पास है। और यहाँ पे एलिजिबल भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपके 64% तो आप एलिजिबल नहीं हो, ऐसा तो कुछ लिखा ही ना। मतलब क्या है, गोल क्या था आपका, डिग्री या डिप्लोमा पाना एक गोल था, वहां तक हर बच्चे को जाना है। समझ रहे, एक बच्चा था जो होशियार है वो जल्दी से पहुंच गया, एक बच्चा थोड़ा धीरे धीरे गया लेकिन गया, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि उसके बीच में कंपटीशन कैसा था। कंपटीशन वही होता है स्टूडेंट जहाँ पे गोल सेम होता है। समझ रहे, मुझे क्या करना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है, या दूसरे वाले को क्रैक करना है, या दूसरे बंदे को भी मेरे साथ यूपीएससी ही क्रैक करना, तो कंपटीशन में उसी के साथ तो लगाऊंगा। या मैं ऐसे थोड़ी करूंगा, मैं बी फॉर्म में पढ़ रहा हूं तो मैं जाके बीटेक वाले बंदे से वहां पे कंपटीशन करने लगा, भाई मेरा उसके साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है यार, मैं क्यों करूं उसके साथ, मेरे साथ वाला जो बंदा है मैं उसके साथ कंपटीशन करूंगा। सीधी सी बात है। अब जरा थोड़ा सा ये जो लिखी हुई चीजें इनको समझ लेते हैं, फिर मैंने जो आपको कहानी ऐसी सुना दी है बिल्कुल बेमतलब की कहानी, उसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए, सिमिलर स्ट्रक्चर एज सबस्ट्रेट क्या होता है, इनके जो इन्वर्टर्स होते हैं, कंपटीटिव इन्वर्टर्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबस्ट्रेट के सेम, मतलब सबस्ट्रेट की तरह ही होता है। बोले कैसे, अगर हम बी फॉर्म में पढ़ रहे हैं और हमारी ड्रेस और आईडी कार्ड हमने अगर पहन रखा है तो हम दूसरे बच्चे एक जैसे सेम ही लगेंगे, बस चेहरा थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन हम क्या करें, अब हमारे क्लास में जो सीट है, सीट थोड़ी हिसाब से बनाई जाती है कि ये इसके लिए किसी पे भी बैठ सकता है। बोले तो हम क्या हैं, एक दूसरे जैसे लग रहे हैं। तो मैंने मतलब क्या है, एक दूसरे के जो यहाँ पे कंपटीशन के लोग हैं वो क्या लग रहे हैं, सेम दिखने में लग रहे हैं। तो सीधी सी बात है, सिमिलर स्ट्रक्चर एज सबस्ट्रेट क्या करते हैं, बाइंड टू एक्टिव साइट। भाई बाइंड क्या है, एग्जाम में बैठ आप भी रहे हो हम भी बैठ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, एक्टिव साइट पे बाइंड भी हो रहा है। अब क्या है, इसको देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, कंपटीटिव इनोवेशन में एक चीज़ को और थोड़ा सा बी फॉर्म डी फॉर्म से बाहर निकल के एक चीज़ को और समझिए कि क्या होता है कि यहाँ पे इस इनोवेशन को कम किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, अगर ओवरकम बाई इंक्रीज डोज। अगर आप क्या करोगे, सबस्ट्रेट की डोज को बढ़ा दो तो जो इनोवेशन का प्रोसेस है उसको क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। कहानी जो मैंने आपको सुनाई वो इसलिए सुनाई, अभी आपको जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये चीज़ आप क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, Km जो है वो बढ़ता है और Bmax अनचेंज रहता है। सर क्या है ये Km, क्या कैसे बढ़ रहा है ये, और ये Bmax क्या क्यों नहीं बढ़ रहा है, Bmax क्यों क्या है, कोई अनचेंज क्यों है। तो देखिए इसी बात को तो समझाने के लिए बैठे हैं मैं यहाँ पे। चलिए आइए जरा इस ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। चलिए, इतने में शायद आई होप आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा इतने में आपको अच्छे से। इस ग्राफ को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जो कहानी मैंने सुनाई वो क्या थी। सपोज करिए ये क्या है, ये है हमारा गोल। क्या है स्टूडेंट्स, गोल। अब गोल हमें क्या है, हमें डिग्री या डिप्लोमा चाहिए। बोले तो हमें क्या चाहिए, Bmax। तो सबको Bmax तो चाहिए ही है, तो मतलब Bmax क्या है, Bmax तो किसी का नहीं बदलना है, हाँ किसी की भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं बदलना है, सबको मिलना है। तो बोले तो Bmax तो भैया अनचेंज्ड है। समझ रहे हो, कंपटीशन के मामले में Bmax क्या हो गया आपका, अनचेंज्ड है। अब क्या है, एक बच्चा देखिए बहुत होशियार था, चलता चला जा रहा, चलता चला जा रहा, चलता चला जा रहा, चलता चला जा रहा है, ठीक है। समझ रहे हो कहानी को। और एक बच्चा देखिए ये है,
ये जा रहा है, जैसे जा रहा है, जैसे जा रहा है, चला जा रहा है, ठीक है। एक बच्चा जो होशियार है उसको क्या करना पड़ेगा, धीरे से कम पड़ेगा, आराम से अच्छा पड़ेगा, क्वालिटी पड़ेगा, पहुंच जाएगा अपने। एक बच्चा जो थोड़ा सा कमज़ोर है उसको उस रिजल्ट को पाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब उसको अपना क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, केएम बढ़ाना पड़ेगा। यही यहाँ पे है। देखिए कंपटीशन के खेल में क्या है आप समझिए, क्या था कंपटीशन के खेल में जो मैंने आपको पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया मैंने आपको, ये देखिए जब ये कंप्लीट करते हैं तो क्या हो जाता है, आपका केएम बढ़ जाता है, केएम क्या होता है, बढ़ जाता है, और बीमैक्स क्या रहता है, अनचेंज रहता है। समझ गए इस बात को, ठीक है। चलिए, और इसका एक एग्जांपल जस्ट हो गया आपका एक सल्फोनामाइड, जिसको आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ, वो और देख लीजिए आप। अब जरा इस टेबल को और समझ लेते हैं हम कि ये टेबल क्या कहना चाह रही है। ठीक है, ये देखिए बीमैक्स, ठीक है, आपका कंपटीशन के मामले में आपका बीमैक्स क्या रहता है स्टूडेंट्स, जब कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर आप पढ़ते हो तो बीमैक्स क्या रहता है, बीमैक्स आपका रहता है, अगर कोई भी इन्वर्टर प्रेजेंट नहीं होता तो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, और वहाँ पे अगर कोई कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर आपका वहाँ पे प्रेजेंट होता है तो उसका बीमैक्स क्या हो जाता है, अनचेंज रहता है। अभी मैंने आपको बताया, बोले तो अनचेंज बिल्कुल जैसा रहता है, बिल्कुल इसी की तरह रहता है। अभी मैंने बताया गोल क्या है सबका, डिफॉर्म या यहाँ पे डिग्री लेना, तो गोल तो सेम ही है, चाहे वो यार होशियार हो चाहे वो कमजोर हो, ठीक है। जो होशियार है वो तो भैया निकाल ले जाएगा, और जो क्या है कमजोर है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना क्या बढ़ाना है, अपना केएम बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो, अपनी केएम बढ़ानी पड़ेगी, तो केएम जब बढ़ाओगे तो उसी के बराबर आप भी पहुंच जाओगे। इतनी चीज यहाँ पे क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने जो आपको स्टूडेंट्स ग्राफ कराया है इस जगह पे, वो कराया है आपको माइकलिस मेंटन का ग्राफ मैंने आपको यहाँ पे कराया है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे जो कहानी लिखी हुई है, जो कहानी ये लिखी हुई है, ये लिखी है लेन वीवर बर्क प्लॉट के फॉर्म में, ठीक है। क्या लिखी है यहाँ पे, लाइन वीवर बर्क प्लॉट के बारे में ये कहानी लिखी हुई है स्टूडेंट्स। इसको हम समझेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। लीनियर एंड जब नॉन लीनियर अभी हम बायोफार्मा में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इन ग्राफ को किस फॉर्म में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम इसका डेरिवेशन के साथ साथ तब हम सारे ग्राफ्स को प्लॉट करके वहाँ पे देखेंगे। अभी जस्ट आप इनका नाम याद कर लीजिए, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट बताई है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ इस जगह पे इतनी है कि यहाँ पे जो बीमैक्स है वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है, और आपका जो केएम है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। चलिए अब आते हैं आगे। अब एक कहानी को दोबारा पढ़ते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, इसको हम जरा इस जगह पे थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। कैसे समझेंगे इस चीज़ को मैं बताता हूँ। चलिए, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब बोले तो मेरा आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, आपको भैया अपनी बीटेक की डिग्री लेनी है, मुझे अपना बी फॉर्म या डी फॉर्म का डिप्लोमा जैसे तैसे लेना है। हमें आप और हमारे तुम्हारे गोल क्या हैं, सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या है, हमारे गोल सेम नहीं है। जब गोल सेम नहीं है तो जो समझ रहे हो आप, जिसको जो क्या नॉन कॉम्पिटिटिव वाला होता है उसका बीमैक्स क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, लोअर हो जाता है। समझ गए, कम हो गया बीमैक्स, ठीक है। बीमैक्स क्या हो गया, चेंज हो गया, ऐसे याद रखो, चेंज हो गया तो चेंज के फॉर्म में क्या हो जाता है, कम हो गया। और केएम क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि हमें भैया कोई मतलब नहीं है, चाहे आप हमारी गति से चलो चाहे ना चलो, तो क्या है सेम गति चलो या ना चलो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या रहता है, हम ऐसा सोच लेते हैं कि दोनों का केएम क्या होगा, सेम होगा, और बीमैक्स क्या होता है, कम हो जाता है। किसके केस में, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में। समझ गए आप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे इतनी सी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर सबस्ट्रेट, डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग क्लास के हैं, ठीक है। उसके बाद बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। किस पे बाइंड करता है, आपके एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है, ठीक है। कांट ओवरकम, इसमें क्या है, अगर हम डोज को इंक्रीज भी कर देंगे, यहाँ पे सबस्ट्रेट के डोज को यहाँ पे हम अगर बढ़ा भी दें तो भी वो क्या है, यहाँ पे ओवरकम नहीं कर पाएगा किसके, इनहिबिटर के इफेक्ट को। समझ गए आप, इतनी चीज़ थी यहाँ पे। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, क्या लिखा है यहाँ पे, बीमैक्स क्या है, यहाँ पे कम हो जाता है, केएम क्या होता है, केएम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए आप, इस जगह पे इतनी चीज़ थी। क्या करता है आपका जो नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर है, ये यहाँ पे आपका बाइंड कर सकता है, और सबस्ट्रेट और कॉम्प्लेक्स जो आपका इन्वर्टर है, एक सबस्ट्रेट और जो आपका एंजाइम है उसके कॉम्प्लेक्स पर भी क्या कर सकता है, ये बाइंड कर सकता है, दोनों जगह पे बाइंड कर सकता है। मैं पीछे बताना शायद आपको भूल गया। और जो यहाँ पे आपका रहता है, ये देखिए, जो आपका यहाँ पे रहता है कौन सा, जो आपका कॉम्पिटिटिव है, ये किस पे बाइंड करता है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ यहाँ पे बाइंड करता है आपका किस पे, आपके एंजाइम पर, वो भी फ्री साइड पर, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे समझ लेते हैं अनकम्पिटिटिव। अनकम्पिटिटिव क्या है? तो अनकम्पिटिटिव को पढ़ने के लिए सबसे पहले यही जान लीजिए ये किस पे बाइंड करता है। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स पर बाइंड करता है। किस पे? जो आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना होता है, सिर्फ उसी पे ये क्या करता है, बाइंड करता है। बाकी इसको किसी से मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, देखिए इसमें दोनों के जो यहाँ पे क्या रहता है स्टूडेंट्स, देखिए बी मैक्स ये है, ठीक है, और ये इसका बी मैक्स है। ओके, अगर आपको अभी ये ट्रिक नहीं समझ आई, एक और ट्रिक है हमारे पास। अभी जब मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा वहाँ पे मैं एक और ट्रिक बताऊंगा, तब आपको रट जाएगा ये, ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही। ठीक है, तो अनकम्पिटिटिव के मामले में क्या हो जाता है, जो आपका बी मैक्स है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, बी मैक्स आपका क्या हो जाता है, एक देखिए यहाँ पर भी एक ट्रिक लिखी है, अंडर से आपसे, अंडर बोथ से मतलब समझे नीचे। ठीक है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए आपका बी मैक्स क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाता है। और जो आपका यहाँ पे केएम है ये भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसे समझिए, देखिए ये ग्राफ कहाँ से निकला हुआ है, इन्वर्टर का ऊपर से निकला हुआ है और ये नीचे से था। तो आप ये देख सकते हो इसका केएम यहाँ पे मिला के स्लोप और इसकी यहाँ पे मिली आके, मतलब इसका जो केएम है वो क्या हो जाता है, इसके कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो ये इतनी चीज़ यहाँ पे क्या थी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट थी। इतनी चीज़ को ही अभी आप याद रखिए। ठीक है, और बाकी जो मैंने अभी आपको बताया लेन-वीवर-बर्क प्लॉट और जो कोजेव प्लॉट अभी जो आएंगे इनको हम पढ़ेंगे, लीनियर और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक वहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ पे इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव ये तीन चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। स्टूडेंट्स, जो आपकी क्लासें हैं वो हमारे एब्रेंट स्केड्यूल पर लगातार चल रही हैं लाइव। ठीक है, आप वहाँ पे जाके क्लासों को एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट जो हमारा ये कोर्स है ये स्टूडेंट्स ऑफर के साथ यहाँ पे जस्ट 499 का है। ठीक है, ये आपकी दो प्रिपरेशन के लिए है। आप चाहे एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीआईएसएफ की कर रहे हो, आप दोनों की कर रहे हो, जिस दिन आपका एम्स का एग्जाम हो जाएगा आपका ये कोर्स खत्म नहीं होगा, ये कोर्स आपका चलता रहेगा। इसमें आप सीआईएसएफ की भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पे क्लासें लगातार चल रही हैं, क्लासें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं। आप नोट्स को, जिस तरीके के नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरीके के नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको कुछ नहीं भी समझ आ रही है स्टूडेंट्स, आप वहाँ पे पिन करिए मैसेज को, फैकल्टी आपके साथ 1 to 1 इंटरेक्ट करेगा। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही आप वहाँ पे अपनी क्वेरी को जस्ट लिखिए कि आपको फार्माकोडायनेमिक नहीं समझ आया, या आपको फार्माकोलॉजी नहीं समझ आ रही, या आपको सुटेक्स में कहीं पे प्रॉब्लम है। आपकी फैकल्टी से आप अपने टाइम को शेड्यूल करिए और उनके साथ चीज़ों को डिस्कस करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।